देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरा नाम राजन है। मैं मार्केटिंग में एक जगह काम करता हूँ। मेरी नौकरी की वजह से मुझे हमेशा यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। रात के समय बहुत बार लॉज या फिर होटल में रुकना होता है। वैसे तो उसका पैसा कंपनी देती है, लेकिन कुछ पैसे बच जाएं, इसलिए मैं छोटे होटल में रुककर ज़्यादा का बिल बनवा लेता था, ताकि वो जोड़ के कुछ ऊपर की कमाई हो सके। पर कभी सोचा नहीं कि ये सब मेरी जान पर बनाएगी। मैं एक बार शाहपुर नाम के एक छोटे से शहर के लिए अपनी बाइक से निकला था। कंपनी का काम था और वहाँ से ऑर्डर भी लेने थे। शाम तक काम हो जाएगा, इसलिए मैं ज़रा आराम से ही था। लेकिन सारे ऑर्डर्स लेते हुए रात के 8 बज चुके थे। अब अपने घर जाना मुश्किल था। सोचा कि यहीं कहीं सस्ता सा लॉज देख लेता हूँ, सो रात के ठिकाने का बंदोबस्त हो जाए। एक दुकान वाले से पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ कोई लॉज है क्या? कोई सस्ता हो तो बताओ यार। उसने मेरी ओर देखा और अनदेखा करके बोला, यहाँ कोई लॉज नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ से 2 मील पे एक छोटा ढाबा है। वहाँ तुम अगर खाना खाओ तो वो तुम्हें रुकने का इंतज़ाम कर देंगे। मैंने उसको मन में ही ठीक है बोला और फिर निकल गया। तभी उसने आवाज़ लगाई और वही दुकानदार पीछे से आकर बोला, हाईवे पे यहाँ से सीधे जाना, कहीं मत रुकना, सीधे वो ढाबे पर ही जाना। रास्ते में भूतों का डेरा है। तुम नए हो तो तुम्हें शायद पता नहीं होगा, कोई रोके भी तो नहीं रुकना है। मैं गर्दन हिला के वहाँ से चला गया। मैंने ऐसी बातें तो सुनी थी, पर यकीन कौन करता है आजकल। थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। हेलमेट के अंदर भी मुझे महसूस हो रहा था। मुझे ठंडी से जुकाम हो जाता है, इसलिए मैंने जैकेट पहना था। मैंने शहर से जैसे बाहर निकला, घनी सी झाड़ियाँ चालू हो गईं। एक बड़ा सा मोड़ आया तो मैंने गाड़ी ज़रा धीरे की और हॉर्न बजाया। तभी एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोया दिखा। मैंने सोचा कोई भिखारी होगा या कोई दारू पी के पड़ा होगा। मैं उसे देखकर बिना रुके वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक रोशनी दिखी। मुझे लगा कि यही वो ढाबा होगा जो वो दुकानदार बोल रहा था। पास जाके देखा तो एक छोटा सा घर था। बाहर लिखा था होटल माया। एक दिया जल रहा था और बाहर एक कोने में आग भी जल रही थी। पास में कोई दिख तो नहीं रहा था, तो मैंने बाहर से ही आवाज़ लगाई, कोई है? हेलो, कोई है? काफ़ी देर के बाद एक दिया लेके एक बुढ़िया आई। वो काफ़ी उम्र की लग रही थी, लकड़ी के सहारे चल रही थी। देखने से सब कुछ ठीक लगा, तो मैंने उस बुढ़िया से पूछ लिया, अम्मा, यहाँ रात के रुकने का कोई कमरा मिलेगा? जो बताना किराया वो दूंगा। मैंने सोचा कि ये क्या ही किराया लेगी, 150 दे के निकल जाऊंगा और सुबह 500 का बिल बना के ऑफिस में दे दूंगा। ऊपर का अपना भी फ़ायदा हो जाएगा। इस पर वो बोली, हाँ मिल जाएगा, अगर खाना चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। मैंने साथ में कुछ बिस्कुट और चिप्स के पैकेट रखे थे। ये सब मैं हमेशा साथ ही रखता हूँ। सोचा ये रात खाकर बिता दूंगा। खाना का पता नहीं कब बने और कितना टाइम लगे, क्या पता। इस पर मैं बोला, नहीं अम्मा, मैं शहर से निकला तो खा के ही आया था। आप बस कमरा बता दो, सुबह जल्दी निकलना है। वो इशारे से चलने को बोली। मैं उसके पीछे चला गया। घर अंदर से काफ़ी साफ सुथरा था। भीतर जाते ही दाहिनी तरफ 2 कमरे थे। एक में मुझे छोड़कर वो दूसरे में चली गई। मैं भी थका हुआ था। थोड़े बिस्कुट खा लिए और साथ में लाया पानी पी के खटिए पर लेट गया। खटिया ज़रा छोटी थी, मेरे पैर बाहर लटक रहे थे। मैं पैरों को थोड़ा मोड़ के करवट लेके सो गया।
थका हुआ तो था ही, तो जल्दी नींद भी आ गई। फिर मेरी आंख खुली तो रात के करीब 12:15 बज रहे थे। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो पता चला मुझे कुछ कुतरने की आवाज़ आई। मोबाइल में टॉर्च लगाई तो देखा एक चूहा था। उसको भगाया और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर से रोने की आवाज़ आई और साथ में कुछ तोड़ने की भी। मैं ज़रा चौंक सा गया। मोबाइल लेके मैं दरवाजे के पास गया। आवाज़ बाहर से आ रही थी। मैंने धीरे से बाहर झांकने की कोशिश की पर वहाँ कोई नहीं दिखा। सोचा बुढ़िया को आवाज़ लगाऊं, लेकिन वो इतनी रात को कहाँ जागने वाली है, ये सोच के चुप रहा। हिम्मत करके धीरे से दरवाज़ा खोला। डर तो मैं गया था, एक तो अंधेरा था और ऊपर से वहाँ बिजली नहीं थी। रात को अचानक ऐसे आवाज़ आएगी तो डर तो लगेगा ही। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऊपर करके बाहर निकाला। आवाज़ बाजू के कमरे से आ रही थी। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की पर कुछ देख नहीं पाया। मुझे पहले लगा कि मेरे जैसा कोई मुसाफिर होगा जो रात के लिए रुका होगा और अपनी बीवी से लड़ रहा होगा, क्योंकि रोने की आवाज़ औरत की थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। एक झटके से ही दरवाज़ा खुल गया। मेरी धड़कनें एकदम से तेज हो गई। अंदर पूरा अंधेरा था। कोने में एक दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में वो बुढ़िया बैठी थी। अभी वो बुढ़िया बहुत ही खतरनाक दिख रही थी। वो मेरी ही तरफ अपनी लाल आंखों से देख रही थी। मैंने जैसे मोबाइल के टॉर्च पूरे कमरे में घुमाया, मैं चकरा गया। एक आदमी सफ़ेद कपड़े पहनकर, पूरे कपड़े खून से रंगे हुए थे और वो लकड़ी के लट्ठे पर कुछ काट रहा था। वो जो आवाज़ आ रही थी वो काटने की थी। वो यहीं से आ रही थी। ये वही आदमी था शायद जो मुझे रास्ते पर पड़ा दिखा था। वो किसी औरत को काट रहा था और वो ही दर्द से रो रही थी। मेरा दिमाग एकदम से सुन्न हो गया। मैं पसीने से तर हो गया था। मैं भागना चाहता था लेकिन हिल नहीं पा रहा था। मैं चक्कर आकर गिर गया, लेकिन नीचे गिरते ही खुद को संभाला। नीचे खून में गिरा था मैं गिरते पड़ते मेरे ऊपर चिपचिपे खून और कीड़े रेंगने लगे। ऊपर से बूढ़ी औरत के ऊपर भी अब कीड़े रेंग रहे थे। हर तरफ सड़ने की बू आ रही थी। बुढ़िया अचानक से खूंखार हो गई। वो हथियार लिए मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं तड़प रहा था। वो जैसे ही मेरी करीब आई, मैंने दरवाजे पर उसके मुंह को दे मारा। वो नीचे गिर गई। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को खड़ा किया और भगवान का नाम लेके जैसे तैसे भागा, मानो कोई ओलंपिक रेस हो। मैं चिल्ला रहा था। बुढ़िया और वो आदमी मेरे पीछे दौड़ रहे थे। मैं रास्ते पर आ चुका था। वैसे ही नंगे पैर जान बचा के भागा, पता नहीं कहाँ, लेकिन जहाँ रास्ता दिखा वहीं भाग रहा था। कुछ देर दौड़ने के बाद मैं थक गया। अब भागना मुश्किल था। थोड़ी दूर पर एक रोशनी दिखी, लेकिन इस बार वो एक ढाबा था। मैं जान मुट्ठी में लेके भागा। जैसे वहाँ पहुँचा, जोर से चिल्लाने लगा। वहाँ काम करने वाले सारे लोग उठकर आ गए और मैं बच गया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया। तब मेरी जान में जान आई। सारी हकीकत बताने पर एक आदमी बोला, बेटा तेरी तकदीर में ज़िंदगी लिखी है, इसलिए तू बच गया। ये सालों से चलता आया है। वहाँ जो भी फंसा कभी वापस नहीं आया। वो होटल सबको नहीं दिखता, शापित होटल है वो, लेकिन जिसको दिखता है वो वहाँ फंसता है और उन खूनी पिशाचों का शिकार हो जाता है। शायद भगवान तेरे साथ है, तुझे ज़िंदगी मिली है। और इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। संतोष अपने पिताजी के साथ गांव में रहता था। उसका इस दुनिया में उसके पिताजी के अलावा और कोई भी नहीं था।
और वो भी ज्यादातर बीमार ही रहते थे। संतोष अपने पिताजी को काफी मानता था और उनकी बहुत सेवा भी करता था। उसके पिताजी भी उसे काफी प्यार करते थे। एक बार की बात है, गर्मियों का मौसम चल रहा था। संतोष के पिताजी की तबीयत इन दिनों कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी थी। एक रात जब संतोष और उसके पिताजी साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तभी अचानक से संतोष के पिताजी को कुछ होने लगा। वो अपना सीना पकड़कर करहाने लगे। उन्हें ऐसा करता देख संतोष काफी घबरा गया। उसे समझ न आए कि वो क्या करे। उसके पिताजी कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। संतोष ने जैसे तैसे उन्हें पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद उसके पिताजी थोड़े शांत हुए, मगर संतोष नहीं। उसने जिद पकड़ ली कि वो अभी के अभी वैद्य जी के पास जाएगा और उनसे दवा लेकर आएगा। उसके पिताजी ने उसे मना करने की बहुत कोशिश की, मगर वो माना नहीं। रात काफी हो चुकी थी और बाहर बारिश भी हो रही थी, मगर संतोष को इससे कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला था। उसने अपना साइकिल उठाया और जाने जाते पिताजी से कहा, पिताजी बगल वाले भैया को बुला दो क्या? इस पर उसके पिताजी ने उसे साफ मना कर दिया कि बेवजह दूसरों को क्यों तकलीफ देना। संतोष भी फिर कुछ नहीं बोला और साइकिल लेकर वैद्य जी के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ा। उसके एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में साइकिल की हैंडल थी। चूंकि ये घटना काफी पुरानी है, जिस वजह से उन दिनों गांव देहातों में बिजली की सुविधा नहीं हुआ करती थी। संतोष की साइकिल में एक बैटरी टॉर्च बंधी हुई थी, जिसकी रोशनी के सहारे वो आगे बढ़ पा रहा था। साथ ही साथ ये बेमौसम की बरसात भी संतोष को कम परेशान नहीं कर रही थी, मगर बेचारा कर भी क्या सकता था। वो तेजी से साइकिल लेकर आगे बढ़ता रहा। वैद्य जी का घर था तो उसी गांव में, मगर थोड़ा अंदर की तरफ था। रात के समय उस तरफ जल्दी लोग जाते नहीं थे, मगर संतोष ना ही डरता था और ना ही गांव वालों की तकियानुसी बातों पर यकीन करता था। लिहाजा वो साइकिल लेकर आगे बढ़ता रहा। रात के साथ ही साथ बारिश की रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। संतोष को अब साइकिल चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हवा की रफ्तार भी उसका छाता बार बार पीछे की तरफ कर दे रही थी, जिसे एक हाथ से संभाल पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे बरसात से लड़ते झगड़ते संतोष वैद्य जी के यहाँ पहुंचा। उसने साइकिल को साइड में लगाकर घर का दरवाजा पीटा। अजीब बात तो ये थी कि वैद्य जी दरवाजा खोल नहीं रहे थे। बहुत बार दरवाजा पीटने पर और अपना नाम लेने पर ही वैद्य जी ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही वैद्य जी ने संतोष को अंदर लिया और झट से दरवाजा बंद कर लिया। वैद्य जी थोड़े घबराए से लग रहे थे। उनकी सांसें फूली हुई थी। तभी वैद्य जी ने संतोष को बोला, तुम इस वक्त यहाँ पर? दिमाग ठिकाने पर तो है तुम्हारा? तुम जानते नहीं इधर रात हो जाने के बाद कोई नहीं आता? इस पर संतोष बोला, जानता हूँ वैद्य जी, मगर मेरी मजबूरी ही ऐसी है, मुझे आना पड़ा। पिताजी की तबीयत फिर बिगड़ गई, आपसे दवा लेने आया हूँ। इस पर वैद्य जी ने एक सांस छोड़ते हुए कहा, तुम अपने पिताजी को शहर क्यों नहीं ले जाते? यहाँ इन छोटी मोटी दवाइयों से कुछ होने वाला नहीं है। शहर में किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ। इस पर संतोष बोला, उसके लिए तो पैसे भी चाहिए ना वैद्य जी। खैर कुछ देर बाद वैद्य जी ने कुछ दवाइयाँ संतोष के हाथों में थमा दी। संतोष ने उन्हें कुछ पैसे देने की कोशिश भी की, मगर वैद्य जी ने पैसे नहीं लिए। साथ ही साथ वैद्य जी ने संतोष को कहा, अब तुम जाओगे कैसे? इस पर संतोष बोला, जैसे आया था वैसे ही जाऊंगा। तो वैद्य जी बोले, तुम जानते हो ना ये इलाका सही नहीं है, यहाँ आत्माओं का आतंक है। इस पर संतोष बोला, क्या वैद्य जी, आप भी क्या यह सब बात लेकर बैठ गए? जिसके बाद
संतोष साइकिल लेकर वापस घर की तरफ चल पड़ा। बारिश अभी भी हो ही रही थी। भले थोड़ी रफ्तार कम जरूर हो गई थी, मगर बारिश हो रही थी। रात भी अब काफी हो चुकी थी। रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। रास्ते पर दूर दूर तक बारिश की मोटी मोटी बूंदों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मगर इन सब बातों से बेखौफ संतोष आगे बढ़े जा रहा था। उसके मन में किसी भी चीज का कोई डर नहीं था। उल्टा वो तो खुश था कि उसे पिताजी की दवा मिल गई। बारिश के बूंदों को चीरती हुई संतोष की साइकिल अभी आगे बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने रास्ते को झट से पार किया हो। इतनी जल्दी कि उसे वो शख्स नजर ही नहीं आया। वो थोड़ा चौंक सा गया। उसने साइकिल रोक दी और नजर घुमाकर चारों तरफ देखने लगा, मगर उसे दूर दूर तक कहीं कोई शख्स नजर नहीं आया। उसने सोचा शायद ये उसके मन का वहम होगा, मगर उसे कहाँ पता था कि ये उसके मन का वहम नहीं बल्कि हकीकत है। खैर, संतोष साइकिल लेकर वापस घर की तरफ आगे बढ़ने लगा, मगर अब उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। एक अजीब सा अनुभव जिसे लफ्जों में बयां कर पाना मुश्किल है। उसका माथा और शरीर भारी भारी सा लगने लगा था। उसे साइकिल चलाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, मगर फिर भी वो साइकिल लिए आगे बढ़े जा रहा था। एक और अजीब बात तो ये थी कि उसे अपनी साइकिल पर डबल लोड का भार महसूस हो रहा था, मगर पीछे तो कोई नहीं था। संतोष के साथ ही साथ ये सब पहली बार हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मगर वो चुपचाप आगे बढ़ने के अलावा और कर भी क्या सकता था। तो उसने वही किया। वो चुपचाप आगे बढ़ता रहा, साइकिल की पेडल मारता रहा। अभी वो पेडल मार ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी साइकिल अपनी जगह पर एकदम से रुक गई। साइकिल को इस तरह से रुकता देख संतोष काफी घबरा गया। भला बिना ब्रेक दबाए साइकिल ऐसे कैसे रुक सकती है? और तो और साइकिल नीचे भी नहीं गिर रही थी, जबकि संतोष के दोनों पैर ऊपर पेडल पर थे। इसका मतलब साफ था कि किसी ने साइकिल को पीछे से पकड़ रखा है, मगर कौन? संतोष अब काफी डर गया था। उसके पास इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो पीछे पलटकर देख सके, मगर देखना तो पड़ेगा। लिहाजा संतोष ने धीरे से अपनी गर्दन पीछे घुमाई, तो उसने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसकी साइकिल को किसी इंसान ने नहीं बल्कि दो कटे हुए हाथों ने पकड़ रखा था। संतोष की तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी वो कुछ करने की सोच ही रहा था कि तभी सामने से एक आवाज आई। संतोष बेटा, क्या हो रहा है वहां पर? संतोष ने आगे देखा तो वो और भी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि सामने उसके पिताजी थे। वो पीछे पलटा तो अब वो हाथ भी गायब हो चुके थे। संतोष जल्दी से अपने पिताजी के पास गया और बोला, बाबा आप यहाँ? अब मैं तो आ रहा था। इस पर उसके पिताजी ने कहा, मुझे तेरी फिक्र हो रही थी बेटा, इसलिए मैं आ गया। चल घर चल। जिसके बाद संतोष अपने पिताजी को लेकर घर की तरफ चल पड़ा। कुछ देर साइकिल चलाने के बाद दोनों घर पहुंचे। संतोष ने साइकिल रोका और बोला, आइए बाबा। मगर पीछे से कोई आवाज नहीं आई। संतोष ने पीछे पलटकर देखा तो पीछे कोई नहीं था। वो घर के अंदर गया कि शायद बाबा पहले ही अंदर चले गए होंगे। घर के अंदर जाते ही उसने जो देखा उसकी कल्पना शायद उसने अपने सपने में भी नहीं की थी। संतोष के पिताजी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो चुकी थी। तो फिर वो कौन था जिसने संतोष को रास्ते में बचाया?
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।